हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपा आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो आप फेल तभी होंगे जब आप ट्राई करना छोड़ दें। अगर आप फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं और फिर उठ के खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फेल नहीं हुए हो। जिस पॉइंट पे आपने ट्राई करना छोड़ दिया उस पॉइंट पे आप फेल होते हो। तो हमें क्या करना है, हमें बस लगे रहना है और ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे एफर्ट्स हैं तब तक हमारा फेलियर हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तब तक हमारी सक्सेस हमारे काफ़ी करीब है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। GS1 में हम देखेंगे आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। तो देखो, ऐसे तो इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एथिक्स डोज को और जो मैपिंग वाला सेशन है उसको हम साथ में लेंगे। तो एथिक्स डोज और साथ में मैपिंग डोज हम साथ में लेंगे। तो अल्टरनेट डेज पे हम इस तरह से लेंगे। आप लोगों ने भी फीडबैक में यही कहा था। तो आज हम यहाँ पे मैपिंग डोज में स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखने वाले हैं इन द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में से G20 समिट के बारे में। देन हेल्थ में देखेंगे गेटिंग न्यूट्रिशन बैक। तो ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बहुत होलिस्टिक और बहुत कॉम्प्रहेंसिव एडिटोरियल आया था आज द हिंदू में। इसको हम देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे GS3 में इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक्स। तो इनफॉर्मल सेक्टर किस तरह से श्रिंक होता हुआ दिख रहा है आफ्टर कोविड-19, इसको देखेंगे। डिफेंस में प्रोजेक्ट 15B के बारे में समझेंगे। एनवायरमेंट में वी विल बी लुकिंग इनटू द रूल कर्व। तो हमने देखा था मुल्ला पेरियार डैम का इशू अभी 1-2 दिन पहले। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो ना, तो उसको देख के आना, तो आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो मुल्लापेरियार डैम जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है। काफ़ी डिस्प्यूट्स इसको लेकर चलते रहते हैं और इसमें एक नया टर्म है रूल कर्व, इसको देखेंगे। इसके बाद क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के बारे में समझेंगे एंड देन विल बी लुकिंग इनटू इंडस डॉल्फिन। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। देखो, ये है आज का पहला आर्टिकल, नो टाइम बाउंड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट G20। तो देखो, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों को लेकर बातचीत होती है, कोऑपरेशन की बातचीत होती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट की बातचीत होती है, चाहे फिर वो इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो या कुछ भी हो। तो ये G7 से ही इवॉल्व हुआ है। पहले G7 था, फिर ये G20 बना है। ठीक है, अच्छा, आपको अगर G20 के बारे में और जानना है तो हमने लास्ट लेक्चर में G20 के बारे में डिस्कस किया था। सारे लेक्चर्स हमारे लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में एक ही इशू के बारे में हफ्ते भर न्यूज़ आती है और कुछ अगर नया डेवलपमेंट होता है तो हमको उसको पढ़ना ही है। इसीलिए हम यहाँ पे G20 में क्या क्या और बातें हुई उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको G20 के बारे में पता नहीं है तो आप उस वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, थोड़ा सा रिसर्च करना, और अगर पता हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक तो G20 है, ठीक है, और एक है G20+। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कह लो या एसोसिएशंस कह लो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना, G20 और G20+ में। ओके, अच्छा, G20+ को G23 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ कटिंग है उसको देखते हैं। नो टाइम बाउंड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट G20। तो इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पुश किया है। जैसे कि सबसे पहले चीज़ जो है, जो यहाँ पे बताई गई है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने यहाँ पे पुश किया है G20 समिट में कि जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सेफगार्ड्स लाने की ज़रूरत है स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे सेफगार्ड्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने बताया, G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये एक पुश किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करें इन टैकलिंग दिस क्लाइमेट चेंज एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी यहाँ पे टाइम बाउंड एग्रीमेंट तक नहीं पहुँचे हैं, कोई भी टाइम बाउंड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना रिकमिटमेंट दिखाया है फॉर मोबिलाइजिंग $100 बिलियन एवरी ईयर टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एंड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे $100 बिलियन जो है, यहाँ पे इतना अमाउंट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ मोबिलाइज करेंगी और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करेंगी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन इक्वालिटी की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक।
इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की जाएगी फॉर ऑल, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को रोका जाएगा फॉर ऑल न्यू कोल पावर प्लांट्स। तो देखो कोल पावर प्लांट्स को लेकर ये कहा गया है कि जो भी इंटरनेशनल फंडिंग होगी, ठीक है, नए कोल पावर प्लांट्स बनाने के लिए इनको रोका जाएगा बाय 2021। ओके, और दूसरी चीज़ इसमें ये कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है कि कोल का कंजप्शन जो है डोमेस्टिक कंजप्शन मतलब कंट्री वाइज कंजप्शन के लिए कोई टारगेट नहीं है कि हम इस साल से कंजप्शन को ख़त्म कर देंगे, कोल को यूज़ नहीं करेंगे फॉर पावर प्लांट्स, ऐसा कोई भी यहाँ पे कमिटमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नेट ज़ीरो टारगेट की बात की गई है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया इज़ नॉट इन द स्टेट टू कमिट फॉर अ नेट ज़ीरो टारगेट, ठीक है। तो इंडिया ने तो यहाँ पे कोई भी नेट ज़ीरो टारगेट की बात नहीं की है, ठीक है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने इसमें कार्बन एमिशन को कम करने की बात की है, लेकिन कोई टारगेट सेट नहीं किए गए हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे WHO की लाइंस पे ही बात हुई है वन हेल्थ की। अब देखो वन हेल्थ जो है ये दो चीज़ों से लिंक्ड है, ठीक है। वन हेल्थ एक तो लिंक्ड है जिसमें जूनोटिक डिसीजेस को कर्ब करने की बात करते हैं, जैसे कोविड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीज, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, हालांकि अभी पूरी रिसर्च सामने नहीं आई है। निपा इज अ जूनोटिक डिसीज जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है, ठीक है। तो ये जूनोटिक डिसीज में ये बताया जाता है, जूनोटिक डिसीज को कर्ब करने का फॉर्मूला ये है कि हम ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स की भी हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वन हेल्थ का फॉर्मूला तो ये है जो WHO प्रोपोगेट करता है। दूसरा ये है कि हमको यहाँ पे साथ में कोलैबोरेशन के साथ काम करना है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि WHO ये कहता है कि वन हेल्थ अप्रोच को यहाँ पे हमको अपनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक यहाँ पे बात हुई है mRNA हब्स की। mRNA हब्स क्या है, यहाँ पे वैक्सीन्स को डेवलप किया जाएगा और ये तीन कंट्रीज़ में बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में और अर्जेंटीना में, ठीक है। इन तीन कंट्रीज़ में इसको बनाया जाएगा mRNA हब्स को, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये इंटरनेशनल अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि इंटरनेशनल जो पब्लिक फंड है फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, इसको भी यहाँ पे मोबिलाइज करने की बात की गई है। तो देखो आप यहाँ पे क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात की हुई है, मतलब इन्वायरमेंट की बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे $100 बिलियन को यहाँ पे मोबिलाइज करने की बात की हुई है। तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है, कोल को यहाँ पे कोल की फंडिंग को रोकने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी साथ में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद mRNA हब्स को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, मतलब कि हेल्थ को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, वन हेल्थ फॉर्मूला को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम जब एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट की तीनों के साथ में बात करते हैं, देन इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन G20 समिट्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 2025 से ये शुरू करेंगे $100 बिलियन मोबिलाइज करना हर साल से। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि US, UK, EU जैसे जो यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया को काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पे एक टारगेट सेट करो अपने लिए नेट ज़ीरो एमिशन का, कार्बन एमिशन के नेट ज़ीरो टारगेट को यहाँ पे सेट करो, ठीक है। लेकिन इंडिया अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है नेट ज़ीरो टारगेट को कोई कमिट करने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी वी आर डेवलपिंग, वी आर नॉट अ डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हालांकि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन का, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे देखते हो, मतलब हमारी पॉपुलेशन वाले फैक्टर को हटा देते हो, तो हमारा पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है दैट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट, ठीक है, अमंग ऑल द कंट्रीज़। तो इसका मतलब कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी इसको एक्सप्लॉइट करने का। और अभी इंडिया का कहना यह है कि अब डेवलप्ड कंट्रीज़ को कमिट किया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने नेट ज़ीरो टारगेट्स के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा जब ये करेंगे तभी तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको स्पेस मिलेगी कार्बन एमिशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरी इशू है यहाँ पे, अभी भी इंडिया ने कोई सेट नहीं किया है अपना नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट, ठीक है। और इंडिया, मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि नेट ज़ीरो एमिशन के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट करने के लिए। आगे बात करते हैं, देखो, rule curve level fixed by panel not maintained, says minister. So we had already studied about Mulla Periyar Dam in
आई थिंक परसों वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था मुल्लापेरियार डैम को। तो पहले मुल्लापेरियार डैम क्या है ये समझो। तो ये एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है ऑन पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर के ऊपर है मुल्लापेरियार डैम केरला में। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये लोकेटेड तो केरला में है, लेकिन इसको ऑपरेट करता है कौन? तमिलनाडु। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लीज एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ये तमिलनाडु यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, जब कॉलोनियल एरा की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी को 999 ईयर्स के लिए यहाँ पे इसके लिए इतने सालों के लिए इसको लीज पे दे दिया था मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो ये है कार्डमम पे बेस्ड, कार्डमम हिल्स पे बेस्ड है, वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला के। 1887 और 1895 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। जॉन पेन्युक्विक ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और यहाँ पे क्या होता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ यानी कि तमिलनाडु की तरफ इसका पानी डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि मद्रास में स्पेशली जो मदुराई वाला रीजन है, ठीक है, और जो मैसूर मदुराई वाला रीजन है, इस रीजन में पानी की बहुत कमी है, ड्रॉट फेस करने को मिलते हैं। और पेरियार रिवर एक पेरेनियल रिवर है, यानी कि इसमें हर सीजन में यहाँ पे पानी रहता है। तो यहाँ पे केरला के लिए तो पानी बहुत हो जाता है यहाँ पे, और केरला में इवन फ्लड्स भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए यहाँ से पानी डाइवर्ट करके तमिलनाडु के कुछ एरियाज में भेजा जाता है थ्रू दिस डैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइट है वो इसकी 53.6 मीटर्स है। ठीक है, फाउंडेशन से लेके, और लेंथ इसकी इतनी है। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे हाइट और लेंथ याद रखो। ये याद रखना कि पेरियार रिवर के ऊपर पड़ता है। मुल्लयार और पेरियार के कॉन्फ्लुएंस से इसको बनाया गया है, और पेरियार नेशनल पार्क भी इसके ऊपर पड़ता है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला के, और तमिलनाडु को भी इसको ऑपरेट कर रहा है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे इशू क्या हुआ था, फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इशू हुआ था हाइट का और स्टोरेज का। देखो, इसमें ये कहा गया, केरला ने ये कहा कि क्योंकि ये डैम केरला में लोकेटेड है, केरला में ऑलरेडी फ्लड्स वगैरह जैसी चीज़ें हो रही है, तो केरला ने ये कहा कि अगर आप इसके स्टोरेज को, तमिलनाडु को ये कहा कि अगर आप इसके स्टोरेज को और बढ़ाते हो, इसकी हाइट को कम करते हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे यहाँ पे केरला में फ्लड्स आने के खतरा है। ठीक है, हमारे लोगों को सेफ्टी नहीं मिल पाएगी, हमारे यहाँ के लोग अनसेफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा खतरा बना रहेगा और ज़्यादा पानी आने का, फ्लड्स का। तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला के बीच में इस चीज़ को लेकर हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है कि कितना पानी स्टोर करना है, कितना पानी स्टोर नहीं करना है, कितनी हाइट रखनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आई है सामने, रूल कर्व के बारे में हम देखेंगे। तो रूल कर्व के बारे में यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रूल कर्व यानी कि जो हाइट फिक्स की थी, रूल कर्व फिक्स किया था, उसको मेंटेन ही नहीं कर रहा तमिलनाडु, और इसको कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है, जिसके कारण केरला के लोगों के ऊपर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे अक्टूबर 31 तक जो यहाँ पे रूल कर्व के अंतर्गत जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 138 फीट। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर से ये 139 फीट तक हो सकता है। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने पहले ही इसको वायलेट कर दिया है, 1 नवंबर आने के पहले ही। अब रूल कर्व क्या है? देखो, रूल कर्व या रूल लेवल दोनों ही स्पेसिफाइज द स्टोरेज और एम्प्टी स्पेस टू बी मेंटेन्ड इन अ रिजर्वायर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो अलग अलग साल के अलग अलग सीजन्स में, साल के अलग अलग टाइम्स में किसी भी डैम के ऊपर कितना स्टोरेज होगा वाटर का और कितना एरिया उसका एम्प्टी रहेगा, ये बताता है रूल कर्व या रूल लेवल। ठीक है, हियर द इम्प्लिसिट assumption is that reservoir can best satisfy if the purpose of the storage level specified by the rule curve are maintained by in the reservoir at different times। तो एक assumption ये होता है कि सबसे अच्छी तरह से कोई भी डैम काम कर सकता है विद इन द सेफ्टी लिमिट्स जब उसके अंतर्गत रूल कर्व को मेंटेन किया जाए या उसके लिए रूल कर्व को यहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक है, ये बताता है कि फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स क्या होनी चाहिए रिजर्वायर में डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अगर रेनी सीजन है तो वहाँ पे वो स्टोरेज लेवल को कम रखेंगे, एम्प्टी स्पेस को ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? रूल कर्व बताएगा। अगर समर्स आ गए हैं जहाँ पे बारिश वगैरह होने के चांसेस कम हैं, जहाँ पे फ्लड्स होने के चांसेस कम हैं, तो वहाँ पे ये स्टोरेज को अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एम्प्टी स्पेस को कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे रूल कर्व अलग अलग फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पे गेट ओपनिंग शेड्यूल भी रूल कर्व के थ्रू यहाँ पे डिसाइड होता है, और ये जो है कुल मिला के कोर सेफ्टी मैकेनिज्म का पार्ट है। तो हाउ विल यू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ अ डैम? ठीक है, हाउ विल यू मेंटेन द कोर सेफ्टी ऑफ द डैम, ये चीज़ जो है इसी का एक पार्ट है यहाँ पे रूल कर्व। तो आई होप आपको रूल कर्व समझ आया। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूल कर्व है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया कि रूल कर्व इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए क्या है रूल कर्व। ओके, अब ये देखो, ये एक आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी होलिस्टिक आर्टिकल, जिसमें देखो माल न्यूट्रिशन की बात की गई है 3
डायमेंशंस में हमारे इंडिया में देखो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। हंगर का अलग पैटर्न होता है, माल न्यूट्रिशन का अलग पैटर्न होता है। इंडिया में किस तरह का पैटर्न देखा जाता है माल न्यूट्रिशन का? इंडिया में 3 डायमेंशंस पे माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। कहाँ पे? एक है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन है पहला। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, ठीक है, दूसरा कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। एक मिनट मैं इसको रब कर दूँ, ओके। और तीसरा है ओबेसिटी, ऑलराइट, ओबेसिटी, या फिर डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये 3 तरह के हमारे यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं माल न्यूट्रिशन का। अब ये अंडर न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, वेस्टिंग और अंडरवेट। तो देखो वेस्टिंग में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। बिकॉज ऑफ पावर्टी, बिकॉज ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी, यहाँ पे लोग, बिकॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन को अवेल ही नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों में वेस्टिंग देखने को मिलती है। वेस्टिंग का क्या मतलब है कि हाइट के हिसाब से उनका वेट बहुत कम है, और यहाँ पे अंडरवेट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की स्टंटिंग भी देखने को मिलती है। स्टंटिंग यानी कि हाइट कम है विद रिस्पेक्ट टू वेट, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन में एक चीज़, दूसरी चीज़ जो कवर होती है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, यानी कि आप खाना तो खा रहे हो पेट भर के, लेकिन क्या आपके अंदर न्यूट्रिशंस पहुँच रहे हैं? नहीं। अगर आप रोज़ ही चावल लो सिर्फ, ठीक है, राइस लो आप रोज़ ही, ठीक है, तो आपको वो बैलेंस डाइट मिल पाएगी क्या? हमने बचपन में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे मिल्क इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगर आप कोई प्लेट ले रहे हो, थाली ले रहे हो, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तभी आपका जो दिमाग है ढंग से काम कर रहा है, जो फिटनेस लेवल है बॉडी का वो मेंटेन है। तो ये सब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण, और क्योंकि इसकी डिफिशियंसी हो रही है, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। देन थर्ड है जो अर्बन एरियाज में ज़्यादातर देखा जाता है, ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह। तो यहाँ पे ओबेसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको जब भी भूख लगती है आप जाके मैकडोनल्ड्स में या फिर पिज़्ज़ा हट में जाके बैठ जाते हो, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे जो हाई कैलोरी इनटेक हो रहा है, हाई कैलोरी स्नैक्स हैं, बेवरेजेस हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, ये आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसके कारण यहाँ पे ओबेसिटी देखने को मिलती है। मतलब कि ओवर आप खा रहे हो लेकिन उससे भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज द कॉज फॉर ओबेसिटी। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज जो कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आपको होते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस पे इस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो इस आर्टिकल में सबसे पहले बताया गया है कि क्यों हमें सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत है हमको इम्यूनिटी बिल्डअप करने की अमंग आर चिल्ड्रन, ठीक है, हमारे बच्चों में हमको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। क्यों डेवलप करनी है? क्योंकि कोविड के केसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं वापस से। इसके बाद स्कूल्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से स्कूल्स बंद हैं, तो उनका फाउंडेशनल वैल्यूज़, फाउंडेशनल एजुकेशन यहाँ पे सफ़र कर रहा है। इसके बाद फेस्टिव सीजन आ रहा है जिसमें कोविड के केसेस बढ़ने की और चांसेस है, और अभी तक हमारे चिल्ड्रन जो हैं इंडिया के वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इनके लिए कोई भी वैक्सीनेशन ड्राइव अभी तक नहीं चलाई गई है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि इनकी इम्यूनिटी पे हम फोकस करें, और इस पे फोकस करने के लिए हमको जो माल न्यूट्रिशन वाली चीज़ है उसके ऊपर कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि हम ये बहाना नहीं बना सकते कि कोविड के बाद ही माल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में आया है। ये माल न्यूट्रिशन पहले भी था और अभी भी है। इनफैक्ट अभी तो और एग्रेवेट हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया पे ट्रिपल बर्डन है माल न्यूट्रिशन का। किस तरह से? जैसा कि मैंने बताया आपको, एक अंडर न्यूट्रिशन के फॉर्म में, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के फॉर्म में, और एक ओबेसिटी के फॉर्म में। जो ये तीनों हमको देखने को मिलते हैं माल न्यूट्रिशन के टाइप्स, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं अमंग द चिल्ड्रन एंड अमंग द एडोलेसेंट्स, ठीक है। जैसे कि ये जो कॉन्जॉइंड पीरियड्स होता है ग्रोथ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ में। ये कॉन्जॉइंड पीरियड कौन सा होता है? जो चिल्ड्रन से एडोलेसेंस के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें आप देखोगे कि हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हर 1 साल में लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर इनकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। लगभग 1.5 से 3 किलो वेट जो है ये बढ़ता है। तो ये एज होती है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज होती है। यहाँ पे मेजरली बहुत ज़्यादा ब्रेन यहाँ पे ही डेवलप होता है, यहीं पे हाइट डेवलप होती है, यहीं पे वेट डेवलप होता है। तो इसीलिए हमको टारगेट करना है इस एज ग्रुप को, जो
चिल्ड्रन से लेके अडोलेसेंस वाले हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए इसीलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गर्ल्स में यहाँ पे अगर गर्ल्स में माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है तो वो आने वाली सारी जनरेशन्स को भी इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गर्ल्स को ही यहाँ पे आगे जनरेशन्स को बढ़ाना है, एंड अगर गर्ल्स में माल न्यूट्रिशन होगा तो वहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, होने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकती है। ठीक है, जबकि उनको अच्छा खासा हेल्दी खाना मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उनकी मदर जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसीलिए देखा जा सकता है कि चिल्ड्रन जो होंगे उनके वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि डाइट की डाइवर्सिटी नहीं है हमारे देश में, लैक ऑफ डाइट डाइवर्सिटी है, जिसके कारण इम्बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक हो जाता है। या फिर कभी तो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हाई कैलोरीज़ को, कभी कभी हम यहाँ पे बिल्कुल ही कैलोरीज़ को इनटेक नहीं करते, कभी कभी हम हाई शुगर फूड्स लेते हैं, कभी कभी हम अपनी इम्यूनिटी को ही ध्यान में नहीं रखते ये सब चीज़ें खाते हुए। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ ये कि मिनिमम कैलोरी इनटेक जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता कई सारे केसेस में। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि बैलेंस्ड डाइट हमको इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हम अंदर, हम खाना तो खा रहे हैं पेट भर के, लेकिन हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस बताई गई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे तो हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे जो भी सब्सटेंसेस हैं गुड इम्यून फंक्शन के लिए, वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होंगे और प्रॉपर्ली फंक्शन कराएंगे हमारी बॉडी में। बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। ये जो हिडन हंगर है, अफोर्डेबिलिटी है फूड सोर्सेज की, एक्सेसिबल डाइवर्स फूड सोर्सेज हैं, वो इसके थ्रू ईजीली हमको मिल सकते हैं। मतलब कि ईजी या फिर ज़्यादा अफोर्डेबल फूड प्रोडक्शन में, या फिर ईजी यहाँ अफोर्डेबल फूड क्रॉप्स में हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल सकते हैं, जिससे हम हिडन हंगर को यहाँ पे कर्ब कर सकते हैं। अच्छा, ये मिलते किस में है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीन नट्स में, ठीक है, ग्रीन्स में, लेग्यूम्स में, होल ग्रेन्स में, ये सब मिलते हैं, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की गई है, किस तरह से यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। जैसे कि आपको अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उनको कर्ड रेगुलरली देनी चाहिए, मिल्क रेगुलरली देना चाहिए, फ्रूट जूसेस की जगह रॉ फ्रूट्स देने चाहिए उनको, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स देने चाहिए आपको, ठीक है, कुछ 300 से 400 ml ऑफ मिल्क रोज़ उनको देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देखा माल न्यूट्रिशन का केस, लेकिन हमको देखने को मिलता है ओबेसिटी भी बहुत है हमारे देश में, ठीक है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द जंक फूड कल्चर। ओके, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हाई कैलोरी इनटेक हो रहा है, स्वीटेंड बेवरेजेस ले जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे न्यूट्रिएंट इनटेक को ये डिस्करेज करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओबेसिटी देखने को मिलती है हमको। अब यहाँ पे क्या और करने की ज़रूरत है? हमको अपने जो बच्चे हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत है, एडिक्वेट वाटर इनटेक करने की ज़रूरत है, एडिक्वेट स्लीप और यहाँ पे लो स्क्रीन टाइम करवाने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, अडल्ट में भी ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए फॉर मेंटेनिंग आर प्रॉपर न्यूट्रिएंट बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कीम की बात की हुई है कि जैसे प्रधानमंत्री पोषण अभियान है, ठीक है, ये जो है इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री पोषण अभियान है ये बेसिकली मिड डे मील का ही नया अवतार है, और इसको देखा जाता है कि ये थोड़ा एक्सटेंडेड अवतार है। क्यों? क्योंकि ये बाल वाटिकाज में, प्राइमरी स्कूल्स में, प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी इंक्लूड किया गया है, इन स्कूल्स को भी इस स्कीम में। तो यहाँ पे मील्स प्रोवाइड करने का काम करेगा ये पीएम पोषण अभियान। ऑलराइट, और इसमें कुछ और यहाँ पे मेजर्स बताए गए हैं, जैसे कि हमको हेमोग्लोबिन लेवल्स को यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए स्टूडेंट्स के स्कूल्स में। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हमको अपॉइंट करने चाहिए स्कूल्स में। इसके अलावा हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए उन डिस्ट्रिक्ट्स पे जो ज़्यादा प्रोन है एनीमिया को लेकर, माल न्यूट्रिशन को लेकर। ठीक है, जैसे कि देखा जाता है ट्राइबल एरियाज़ में जनरली ये माल न्यूट्रिशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट देयर न्यूट्रिएंट नीड्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी भी है किसी जगह पे। जैसे कि एक मैंने केस स्टडी पढ़ी थी जहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा साइड के, उसमें ये माना जाता है कि फर्स्ट, जैसे यूजुअली साइंटिफिकली क्या होता है कि फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड के ग्रोथ के लिए और उसकी इम्यूनिटी को डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ट्राइबल्स मानते हैं कि दैट फर्स्ट मिल्क कैन बी टॉक्सिक फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, इनको तोड़ने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है, और
ऐसे एरियाज़ को टारगेट करने की ज़रूरत है जो कि बहुत प्रोन है टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ करने की जो ज़रूरत है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे SHGs के थ्रू हम यहाँ पे इसको प्रमोट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट इनटेक को। इसके अलावा हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाइए, ऐसे सीरियल्स उगाइए जिसका कि हम प्रमोशन कर सकें, मिलेट्स उगाइए, ठीक है, और डाइवर्स कीजिए अपने क्रॉप प्रोडक्शन को, इस तरह से हम बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के तो कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हम सभी को एज अ सोसाइटी, ठीक है। ये तो था पूरा एडिटोरियल। अब मुझे कुछ 2-3 फैक्ट्स मिले जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं मेंस के आंसर्स में। जैसे कि एक यहाँ पे एक हमारे पास रिपोर्ट है FAO की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में आज की डेट में अंडर नरिश्ड 2017-19 की बात कर रहे हैं, इंडिया में 2017-19 के टाइम पे द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल वॉज 189.2 मिलियन। तो यहाँ पे 28% जनता जो है इंडिया की दैट वाज अंडर नरिश्ड, अंडर न्यूट्रिशनड, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट बोलती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का 28% जो है यहाँ पे वो वर्ल्ड के कुल मिला के जितने भी स्टंटेड चिल्ड्रन हैं उसका 28% इंडिया में है, ठीक है। वर्ल्ड के जितने भी टोटल वेस्टेड चिल्ड्रन हैं उनका 43% इंडिया में है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, जो बहुत बड़ा है। लगभग 1/4 से ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन इंडिया में हैं और आधे के लगभग जो वेस्टेड चिल्ड्रन हैं वो इंडिया में हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो इंडिया में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ये जो मेजरली प्रॉब्लम है अंडर नरिशमेंट की, माल न्यूट्रिशन की, ये आपको अंडर 5 ईयर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अंडर 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, उनको काफ़ी ईजिली डिसीजेस पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था 2015-16 का, उसमें भी पता चला कि अंडर वेट और अंडर हाइट वाले जो चिल्ड्रन हैं, अंडर वेट और स्टंटेड चिल्ड्रन जो है, उनका जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो है लगभग 35.8% और 38.4%। सो दिस इज़ अ वेरी बिग पोर्शन, वेरी बिग फ्रैक्शन, जिसके कारण हमारे देश की माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, ठीक है। मेजरली जो प्रॉब्लम है वो अंडर नरिशमेंट की है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया सफर्स फ्रॉम ह्यूज माल नरिशमेंट प्रॉब्लम विच इन टर्न इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिस्कस द कॉजेज एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कर्ब द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो देखो इसको 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। कैसे आंसर करोगे? इंट्रोडक्शन में यू कैन प्रूव दिस फैक्ट कि इंडिया बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये आप प्रूव कर सकते हो बाय अ फैक्ट, ठीक है। जो भी फैक्ट आपको मैंने जैसे पीछे आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए, उनमें से किसी भी फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बॉडी में आप बताओगे कि किस तरह के यहाँ पे माल न्यूट्रिशन चल रहे हैं, कि 3 टाइप्स के हैं, क्या फैक्टर्स हैं इसको लेकर, ठीक है, क्योंकि आपको फैक्टर्स का मेंशन है यहाँ पे। इसके बाद ये फैक्टर्स ही आपके कॉजेज़ बनेंगे, ठीक है, कि कॉजेज़ या फैक्टर्स क्या हैं, और फिर अंत में आप बताओगे कि मेजर्स क्या ले सकते हो इस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए। फिर एंड में आप कंक्लूजन बताओगे कि व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि दैट वी नीड अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वी नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे एंड कर दोगे, समझ गए। ट्राई करना अगर बनता है तो, ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जो हमारा पीयर ग्रुप है आंसर इवैल्यूएशन का, उसमें जो पीयर्स आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो लोग भी आपके आंसर्स को यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखो अहेड ऑफ COP26 इंडियन साइट हाईलाइट्स एमिशन गैप। तो COP26 जो है 1-2 दिन में होने वाली है, ग्लासगो में होने वाली है, स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो, ठीक है। और ये UNFCCC की 26th समिट है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की बात की हुई है, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस क्या है? क्लाइमेट जस्टिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर फ्रेमिंग ग्लोबल वार्मिंग एज एन एथिकल एंड पॉलिटिकल इशू rather than purely environmental और physical in nature। तो क्लाइमेट जस्टिस को हम यहाँ पे सिर्फ एक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ना देख के, जब हम उसको एथिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट जस्टिस पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस अप्रोच, कि आप उसको हर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे प्लैनेट को भी देख रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को यानी कि इकोनॉमी को भी देख रहे हो, और पीपल को यानी कि सोशली भी आप इसको कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो इस क्लाइमेट चेंज को। देन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट जस्टिस। और यहाँ पे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, कि इस न्यूज़ कटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की किस तरह से बात की हुई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल अभी इतनी नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने यहाँ पे ज़्यादा कट करना चाहिए कार्बन एमिशन, और यहाँ पे हेल्प
हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की कि वो भी अपने कार्बन एमिशन को कट कर सकें बाय डेवलपिंग स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो COP26 होने वाली है उसके पहले यहाँ पे इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। ठीक है, ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है ये यूएनएफसीसी में कुछ लिस्ट हैं जिसको एनेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एनेक्स 1 जो है, लिस्ट 1 जो है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एमिशन किया है। ठीक है, तो ये बात करती है कि यूएनएफसीसी की जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं उनके डाटाबेस की बात करती है, उनका बताती है कि इन्होंने देखो इतना क्लाइमेट एमिशन किया है हिस्टोरिकली। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो एनेक्स 2 एनेक्स 3 में आती हैं उन्होंने कितना एमिशन किया है, फिर इसको कंपेयर करती है ये रिपोर्ट कि देखो कितना डिफरेंस है। हालांकि इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन का, लेकिन हमारा जो हिस्टोरिकल एमिशन है वो बहुत ही कम रहा है। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पे 6th लार्जेस्ट रहा है अगर आप हिस्टोरिकल एमिशन की बात करते हो तो। ठीक है, उसमें भी अगर आप हमारी पॉपुलेशन को हटा दो तो पर कैपिटा हमारा एमिशन काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया इसीलिए बात कर रहा है क्लाइमेट जस्टिस की कि यहाँ पे इस तरह से नेगोशिएशन होने चाहिए कि नेट जीरो टारगेट की तरफ पहले डेवलप्ड कंट्रीज जाएँ, सो दैट थोड़ा सा स्पेस बने कार्बन एमिशन के लिए हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ थोड़ा और कार्बन एमिट कर सकें, अपने आप को थोड़ा डेवलप्ड कर सकें, फिर हम यहाँ पे नेट जीरो की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर याद रखना, बेसिकली ये डाटाबेस है जो एम करता है कि डिस्पैरिटी को हाईलाइट करता है कि डेवलप्ड कंट्री ने कितना एमिशन किया है हिस्टोरिकली और हमने डेवलपिंग कंट्रीज ने कितना एमिशन किया है। तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करो कि जो मेजर आप लगाओगे वही हम लगाएं। ठीक है, क्योंकि हमने तो अभी तक अपनी क्लाइमेट स्पेस को, अपनी जो कार्बन स्पेस है उसको यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, आप खुद तो डेवलप्ड हो गए हो, अब जब हमारी बारी आई है डेवलप होने की तब आप कह रहे हो कि नहीं भाई नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ो, तो ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है, ये तो एथिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को आप एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स जो है, वो जो टॉपिक है आपका एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे लिंक्ड टॉपिक है। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन में आप यहाँ क्लाइमेट जस्टिस का टॉपिक जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ वॉरशिप। तो नेवी ने यहाँ पे वॉरशिप की डिलीवरी ली है। अब ये वॉरशिप कौन सी है? ये फर्स्ट वॉरशिप है ऑफ प्रोजेक्ट 15B। तो ये प्रोजेक्ट 15B क्या है, पहले इसको देखो। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B जो है ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की एक क्लास है, एक सीरीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेल्थ यानी कि छुपने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें की। ठीक है, तो ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की एक स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने वाला एक वॉरशिप की तरह का यहाँ पे शिप है। ठीक है, और यहाँ पे ये वॉरशिप जो है ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया गया है, जिसकी लेंथ इतनी होगी, बी में इतनी होगी, डिस्प्लेसमेंट इतना करेगा। ठीक है, स्पीड पे 30 नॉट्स की स्पीड पे चलेगा ये। मेजरली आपको बस स्पीड ध्यान रखनी है और 7300 टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट करता है, इसको याद रखना है। अब देखो ये शिप जो है ये कई सारे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है, 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो इसकी स्टेल्थ फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि ये पानी के अंदर इस तरह से छुपता है कि किसी को पता ही ना चले, सामने वाली जो मिसाइल आ रही है उसको पता ही नहीं चले कि कोई वॉरशिप आ रही है जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। ठीक है, रडार का भी यूज़ करता है ये। तो ये प्रोजेक्ट 15B ये है। ठीक है, और ये 15A का ही फॉलोअप है। 15A जो है ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, उसी का फॉलोअप है ये। तो इसकी पहली शिप जो है वो डिलीवर हो चुकी है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे 4 शिप्स बनने वाली हैं 15B के अंतर्गत, जिनका नाम जो 4 मेजर सिटीज़ हैं, 4 कॉर्नर्स दिखाती हैं जो इंडिया की, उसके बेसिस पे है। ठीक है, जैसे कि एक है विशाखापट्टनम, फिर एक है मोर्मुगांव, ठीक है, जो कि गोवा में है, फिर एक है इम्फाल, फिर एक है सूरत। ठीक है, तो ये 4 शिप्स हैं और इसमें ब्रह्मोस को इक्विप किया जा सकता है। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भी यहाँ पे इन वॉरशिप्स पे यहाँ पे इक्विप किया जा सकता है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी यहाँ पे इक्विप किया जा सकता है। इंडिजिनियस टॉर्पीडोज को, एंटी सबमराइन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें लगभग 75% ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, यानी कि इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। समझ गए? तो ये पूरा यहाँ पे है। अच्छा 4000 नैनोमीटर्स तक का यहाँ पे इसका एंड्योरेंस है और इकोनॉमिक स्पीड इसकी लगभग 14 नॉट्स है, वैसे स्पीड जो है इसकी 30 नॉट्स है। ठीक है, समझ गए? देखो बस इतना पता होना चाहिए आपको कि ये विशाखापट्टनम क्या है, प्रोजेक्ट 15B किसको लेकर है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं ये, और लगभग ये पता होना चाहिए कि आसपास नॉट्स के बारे में पता होना चाहिए और नाम क्या है मेजरली। ठीक है, इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद देखो ये एक आर्टिकल है, इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2020-2021। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है। अब आपको अगर पता हो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, तो देखो वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर जो कि यहाँ पे बात करता है कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी आपको। जो लेबरर काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन लेबर, ये होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के। एग्रीकल्चर लेबर ये होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के। इनको कोई पीएफ वीएफ नहीं मिलता, इनके लिए कोई यहाँ पे साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं होते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन सभी सर्विसेज में आपको इनफॉर्मल सेक्टर देखने को मिलेगा, इनफॉर्मल वर्कर्स देखने को मिलेंगे। तो आईएलओ की माने तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, वो सेक्टर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स which are mainly owned and operated by individuals and employ one or more employees on a continuous basis। तो यहाँ पे वन और मोर एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया है एसबीआई के अंतर्गत, एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो श्रंक हुई है। लगभग 20% से ये इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसका आउटपुट श्रंक हुआ है। पहले ये 52% तक इकोनॉमिक आउटपुट देती थी, लेकिन अभी 20% ही रह गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी वेरिएशंस भी देखने को मिले हैं फॉर्मलाइजेशन में। अभी जो है शिफ्ट देखा जा रहा है आफ्टर कोविड फॉर्मलाइजेशन की तरफ। पहले काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर था हमारे देश में, अब यही चीज़ फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइग्रेशन लोगों का कम हो गया है। ठीक है, माइग्रेशन जो है लेबरर्स का वो कम हो गया है, और यही रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन कम हो रहा है और फॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर आप नेशनल सैम्पल सर्वे की मानो 2015-14 का, तो यहाँ पे लगभग 93% वर्कफोर्स जो थी वो जो लाइवलीहुड कमाती थी वो इनफॉर्मल सेक्टर से कमाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 90% से पहले 52% पे आया और अब आउटपुट इसका कम होकर 20% पे आ गया है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि किस तरह से फॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, कुछ इसके मेरिट्स भी हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स ये हैं कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आप देखोगे तो पेट्रोल पंप्स पे भी हम यहाँ पे यूपीआई का, पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो गई है। एग्रीकल्चर भी अब काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट इनको प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के कारण मिल रहा है। ठीक है, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के कारण इनको क्रेडिट मिल रहा है, वरना क्या होता था, मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते थे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का भी फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन हमको साथ में इनफॉर्मल सेक्टर को भी पूरी तरह से ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हम उसको निगलेक्ट कर दें। तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की हुई है एसबीआई की रिपोर्ट में। ठीक है, एक लास्ट आर्टिकल है आज का, पंजाब डज अ डीप डाइव फॉर इंडस डॉल्फिन। तो पंजाब यहाँ पे कोशिश कर रहा है इंडस डॉल्फिन्स को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करने की बल्कि इनके हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट करने की। तो देखो, पहले देखो इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। पहली चीज़, ये माना जाता था पहले कि ये पाकिस्तान में ही एंडेमिक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि नहीं, ये पंजाब के एरियाज़ में भी हमारे है। ठीक है, रिवर ब्यास में भी ये मिलती है। ठीक है, और रिवर ब्यास क्या है, इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ओवर द टाइम काफ़ी बड़ी है, अच्छी काफ़ी रिकवरी हुई है इसकी पॉपुलेशन में। 2001 में सिर्फ 1200 इंडस डॉल्फिन्स मिलती थी, लेकिन आज की डेट में 2017 की बात करें, इनफैक्ट आज की डेट की भी नहीं, तो 2000 हो गई थी इनकी पॉपुलेशन। ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यू मस्ट नो। और आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सारी डॉल्फिन्स जो है ना उनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड ही है, ये याद रखना। अब देखो, ये जो डॉल्फिन है ये मोस्ट थ्रेटन्ड है, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड डॉल्फिन है। ठीक है, और इसका नाम साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। ठीक है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे पंजाब की वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग ने ये बात की है कि ना सिर्फ हम इनका प्रोटेक्शन करेंगे बल्कि इनके हैबिटेट का भी प्रोटेक्शन करेंगे, सो दैट इनका नंबर बढ़े। ठीक है, एंडेंजर्ड है, मैं बता चुकी हूँ। पहले माना जाता था पाकिस्तान में ही है, लेकिन बाद में हरीके जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब की, वहाँ पे भी मिला। उसके अलावा देखो, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये स्टेट एनिमल है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब की। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे किस तरह से इसका एनकरेजमेंट हो सकता है, किस तरह से इसका प्रोटेक्शन हो सकता है, कंजर्वेशन हो सकता है। तो कम्युनिटी लेड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग की बात की हुई है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही हम इसका कंजर्वेशन करेंगे। एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिसमें जो डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनको स्किलिंग दी जाएगी कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनके हैबिटेट को, उनका नाम दिया जाएगा ब्यास डॉल्फिन मित्रास। तो ब्यास डॉल्फिन मित्रा उनको नाम दिया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को भी डेवलपमेंट मिलेगा, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे टैकल हो पाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा देखो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन में और गैंगटिक रिवर डॉल्फिन में। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन अलग है, इंडस रिवर डॉल्फिन अलग है। इंडस रिवर डॉल्फिन मेनली इंडस रिवर में मिलती है, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन मेनली गंगा में मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन तीनों रीजन्स में मिलती है। हैबिटेट इसका डीप वाटर्स है। ठीक है, डीप वाटर्स जहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंस होता है रिवर्स का, उसके डीप वाटर्स में ये जनरली मिलती है। ये एक तरह से इंडिकेटर होती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैसा चल रहा है। अगर वहाँ पे आपको अच्छी खासी अमाउंट में गैंगटिक रिवर्स मिल रही, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन मिल रही हैं, मतलब कि वो हेल्थ उस इकोसिस्टम की काफ़ी अच्छी है। इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। देखो इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा था इंडस रिवर डॉल्फिन का, इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में आती है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। ओके, और एक चीज़ आज की मैपिंग डोज की ये कि हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को डिस्कस कर रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्यों स्ट्रेटेजिक है? सबसे पहले जो मोस्ट एक्टिव रीजन है, इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक को ये कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है, पहली चीज़ ये। दूसरा, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तीसरा मतलब मैरीटाइम रूट से कनेक्ट करता है। तीसरा कि क्योंकि ये इंडिया और पैसिफिक ओशन के बीच में है, ठीक है, और इसका जो ट्रेड है, ट्रेड हैवीनेस है, ट्रेड ट्रैफिक है जो यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इनफैक्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नहीं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? अब देखो इसकी लोकेशन देखो, ये है हमारा इंडिया। इंडिया से आप नीचे आओगे, यहाँ आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, उसके पास में ये पड़ेगा मलेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, इनफैक्ट यहाँ पे इस रीजन में सिंगापुर पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मलेशिया, सिंगापुर, और यहाँ पे इस साइड पे आता है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, इसकी लोकेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर ये वाला रीजन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है मैपिंग के हिसाब से। इसमें आपको देखना है कि लैंडलॉक्ड कौन सी कंट्री है, तो देखोगे तो लाओस लैंडलॉक्ड है। इसके कैपिटल्स का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से नॉर्थ से साउथ कैसे जा रहे हैं कैपिटल्स, इसको देख के आना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे ब्रूनई है। देखो ये एक ऐसा, ये जो है, ये वाला आइलैंड जो है, ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे 3 कंट्रीज एक साथ लोकेटेड हैं। यहाँ पे ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे ये ब्रूनई है, और एक यहाँ पे बंदर अब्बास भी आता है, और कुछ पोर्शन मलेशिया का भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? और इंडोनेशिया का तो हमने देख ही लिया। साउथ चाइना सी, और यहाँ पे ये भी देख लेना। अच्छा देखो, ये अंडमान सी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे साउथ चाइना सी। अंडमान सी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन कनेक्ट हो रहा है, साथ में अंडमान सी और साउथ चाइना सी भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। समझ गए? अब आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे ये जो है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, यहाँ पे 6 डिग्री चैनल जो है, ये अलग करता है हमारा आखिरी पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट जो है, इसको, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया है उसको, मतलब सुमात्रा और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो है 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स के बीच में से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, तो इन दोनों को अलग करता है। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। सबंग पोर्ट जो है, ये सुमात्रा का ही एक पोर्ट है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट है, जो सबसे करीब पड़ता है अंडमान निकोबार से, मतलब कि इंडियन टेरिटरी से जो सबसे करीब पड़ता है इंडोनेशिया का पार्ट, वो है सबंग पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे सारा पूरा होलिस्टिकली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे G20 और G20+ के बारे में, उसको कॉमेंट करना मत भूलना। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने कल बताई थी आपको, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड, कि आपको एक वीडियो चाहिए क्या, तो उसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि हाँ भाई चाहिए, तो उसका वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आज में ही आ जाए। इनफैक्ट आज में आ ही जाएगा, तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 या 5 बजे तक आ जाएगा ये जो वीडियो है। उसको मैं कोशिश करूँगी छोटा रखूँ और जितना हो सके इंटरेस्टिंग बनाऊँ, क्योंकि साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ, सो दैट आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप चैनल को चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल। चलो, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।